वेलकम बैक दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेटाइजेशन का हमने कुछ आइडिया तो अपने एलपीजी यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाले चैप्टर के अंदर ले लिया था। 1991 के अंदर ये पॉलिसीज आई थी, तीन पॉलिसीज थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन दूसरी पॉलिसी थी जिसके अंदर गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर्स के अंदर रिजर्व सेक्टर्स थे, यानी कि कुछ ऐसे बिजनेसेस थे, कुछ ऐसी कमोडिटीज थी जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, अब उनको एक ओपन हैंड, फ्री हैंड दिया गया कि अब उसके अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी आकर काम कर सकते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द परफॉर्मेंस ऑफ मोस्ट PSUs is very pathetic. It is unethical to charge the Indian taxpayer simply to pay people for unproductive work. Instead, it is better to give it to someone who can run it in a better manner. तो क्या कह रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर है, वो एकदम से खराब है बहुत ज्यादा। और ये बहुत गलत है कि इंडियन लोगों का, इंडियन सिटीजन्स का हार्ड अर्न मनी से पे किया हुआ टैक्स उन लोगों की तनख्वाहों के लिए दिया जाए जो लोग काम नहीं करते हैं। और पब्लिक सेक्टर एंड यूनिट्स के अंदर, अंडरटेकिंग के अंदर ये चीज आपको भी अच्छे से पता है कि जो सरकारी लोग होते हैं, सरकारी नौकरी वाले होते हैं, वो अक्सर काम जो है करते नहीं है। तो वही चीज यहां कह रहे हैं, ये बहुत अनएथिकल है कि वो काम नहीं करते हैं और उनके ना काम करने के बावजूद भी हमारे टैक्सेस का पैसा उनकी इनकम्स के लिए जाता है। तो इससे अच्छा क्या है, किसी ऐसे को वो काम दिया जाए जो वो एक्चुअली उसको प्रोडक्टिव तरह कर सके। वेदर प्राइवेट और पब्लिक, एवरी बिजनेस यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ नेशन एंड सोसाइटी, human capital, land and machine, and if it cannot add value to those resources then it is burden on society as well as on the nation। तो क्या कह रहे हैं, जो भी पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती हैं कोई भी, वो क्या यूज करती हैं, रिसोर्सेज कहां से आते हैं, ये तो सोसाइटी से आएंगे। या वो सोसाइटी किसकी होगी, वो एक नेशन या इकोनॉमी की होगी। और अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो वो उसकी एप्रिसिएशन करने की बजाय बल्कि उस सोसाइटी और उन सोसाइटी में के जो एलिमेंट्स हैं, ह्यूमन है, सोसाइटल एलिमेंट है, कल्चरल है, एथिकल है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन सब के ऊपर एक बर्डन बन जाता है, बोझ बन जाता है। क्योंकि देखिए, वो चाहे प्रॉफिट कमाए वो अच्छी बात है, क्योंकि फिर अगर वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए निकालता है तो सोसाइटी का बेनिफिट होता है, डेवलपमेंट होती है। लेकिन अगर वो लॉस अर्न करता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट आपके टैक्सेस रेट बढ़ा देती है, इंटरेस्ट रेट कम कर देती है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है ताकि वहां की रिकवरी की जा सके आपके पैसों से। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। A loss in PSUs not only depletes the nation's resources but also increases the fiscal deficit that results in inflation। तो वही चीज यहां पर बता रहे हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है इन सब चीजों की वजह से। आचार्य विष्णुगुप्त, जिसको चाणक्य कहते हैं, कौटिल्य कह सकते हैं, once said that the state should not indulge in business। तो जो अपने चाणक्य थे जिन्होंने अपना अर्थशास्त्र लिखा था, उन्होंने ये कहा था कि जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है या पब्लिक है उसको कभी भी व्यापारी नहीं बनना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या कह रहे हैं, सिंपल शब्दों में कह रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम प्राइवेट लोगों को, जो प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, उन लोगों को ऐसे सेक्टर्स के अंदर एंट्री दें जिन सेक्टर को पहले किसके लिए रिजर्व किया गया था, सिर्फ गवर्नमेंट या स्टेट या पब्लिक सेक्टर्स के लिए। तो वो प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्राइवेटाइजेशन। जैसे अभी गवर्नमेंट जो है हमारी, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है ज्यादा इंडल्ज्ड रहती है, वो चीजों को प्राइवेटाइज करने की कोशिश करती है, क्योंकि इंडिया के जो PSUs हैं वो बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग है, वो सोसाइटी के ऊपर एक बर्डन है। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो अपना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे वो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, जितने भी हमारे नेशनल एसेट्स हैं जो PSUs के अंडर है, वो प्रॉपरली लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस अंडरटेकिंग्स बन चुकी हैं। तो ये सरकार उनको जो है प्राइवेट हाथों के अंदर देती है, उनके ऑपरेशंस प्राइवेट हाथों के अंदर देती है। क्योंकि देखिए, प्राइवेट इंडिविजुअल का जो लक्ष्य होता है वो होता है कि अपने खर्चे भी निकालने हैं और उस खर्चे निकालने के बाद उसको अपना मार्जिन भी निकालना है। तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी तो एक ऐसा ही बंदा ला सकता है जो ये सोच सके। गवर्नमेंट के पास लोगों का पैसा होता है तो उसके पास ये माइंड, जो पीस ऑफ माइंड होता है कि कोई बात नहीं, लॉस बनाएगा तो कोई नहीं, हम टैक्सेस से रिकवर कर लेंगे। लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल के पास इस तरह का पब्लिक सपोर्ट नहीं होता है, वो उसको अपना लॉस, अपना प्रॉफिट खुद बनाना पड़ता है। तो वही चीज यहां पर बता रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। फिर से वही चीज जो है दोहराई गई है।
ओनरशिप मेजर्स क्या क्या चीजें हैं, फॉर्म्स उसकी बताई गई हैं कि किस तरह से जो है प्राइवेटाइजेशन की जा सकती है। तो सबसे पहले आता है ओनरशिप मेजर कि यानी कि डिग्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन is judged by the extent of ownership transferred from public to private। क्या कह रहे हैं, मान लीजिए एक कंपनी है जैसे एयर एशिया थी, एयर इंडिया थी, ठीक है, उसको अब टाटा ग्रुप ने बाय आउट कर लिया। वो कैसे किया, वो उसके शेयर्स खरीद के किया। उसके शेयर्स जो थे, गवर्नमेंट ने जो उसकी सिक्योरिटीज थी, यानी कि उसके राइट जो थे, उस कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। तो जो शेयर्स थे वो टाटा को बाय सेल कर दिए, टाटा ने वो शेयर्स खरीद लिए। अब टाटा के पास एयर इंडिया की ओनरशिप आ गई। तो वही चीज यहां पर कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन कितना ज्यादा प्राइवेट है, ये डिपेंड किस पे करता है, कितने ज्यादा उसके जो ओनरशिप है, वो किस ओनरशिप किससे आती है, इक्विटी शेयर से आती है, वो कितने ज्यादा प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है। जैसे आपने पब्लिक सेक्टर की अगर रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हो तो वहां पर 51% अगर पब्लिक का स्टेक है यानी गवर्नमेंट का स्टेक है तो उस एंटरप्राइजेस को पब्लिक एंटरप्राइज कहा जाता है। अगर वहीं 51% से कम गवर्नमेंट का स्टेक है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का ज्यादा है तो वो एंटरप्राइजेस क्या बन जाएगी, आपकी प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अब आता है टोटल डीनेशनलाइजेशन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज टू दी पब्लिक सेक्टर। फॉर एग्जांपल बाल्को विच वाज एक्वायर्ड बाय स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, मॉडर्न फूड वाज हिंदुस्तान लीवर। तो पूरी तरह मतलब 100% एक भी शेयर गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखेगी, सारे के सारे शेयर बेच देगी और सारे के सारे शेयर जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स ले लेंगे। फिर आते हैं जॉइंट वेंचर, जैसे मारुति सुजुकी है, मारुति पब्लिक सेक्टर है, सुजुकी प्राइवेट है, इन दोनों के बीच के अंदर क्या है, जॉइंट वेंचर है। तो ये दे रखा है यहाँ पर, इन केस ऑफ वेयर अर्लियर द मेजॉरिटी शेयर्स वर विद मारुति बट आफ्टर लिबरलाइजेशन सुजुकी इंक्रीज्ड इट्स स्टेक एंड बिकेम द मेजॉरिटी स्टेक होल्डर। तो वही चीज यहाँ पर बता रखी है। फिर आता है लिक्विडेशन, कंपनी को लिक्विडेट कर दो, एसेट्स को बेच दो। और एसेट्स अब कौन खरीद रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स खरीद रहे हैं, यानी कि बेच दो ना, सिंपली बेच दो। जो जैसे LIC का कुछ शेयर था, ठीक है, तो इस तरह से वो शेयर जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया, तो उस तरह से उसके कुछ एसेट्स हैं वो प्राइवेटाइज कर दिए गए, उस तरह से चीजें की जाती हैं। वर्कर कोऑपरेटिव, हेयर ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज इज ट्रांसफर टू वर्कर हु मे फॉर्म अ कोऑपरेटिव टू रन द एंटरप्राइज। तो जो ओनरशिप है वो किसी और को ना देकर उसी एंटरप्राइज के अंदर जो काम कर रहे लोग हैं उन्हीं को ट्रांसफर कर दी जाती है। वही मान लीजिए एक एंटरप्राइज है जिसके अंदर 10 लाख आदमी काम कर रहे हैं, अब वो सारी ऑर्गेनाइजेशन का जो राइट है, ओनरशिप है, वो उन्हीं 10,000 लोगों के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन दी पोजीशन। उस हिसाब से उनको अपना अपना रिस्पेक्टिव शेयर मिल जाएगा और अब कंपनी के ओनर वही एम्प्लॉइज खुद बन जाएंगे। वो अब उस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी चलाएं या कैसे चलाएं वो अब उनके ऊपर है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स। ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स कैसे होते हैं, ये तो पहले कौन से थे हमारे, ओनरशिप मेजर की ओनरशिप को अगर ट्रांसफर करना है तो उसमें क्या किया जाएगा। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑपरेशंस को अगर ट्रांसफर करना है तो कैसे करना। होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर की होल्डिंग कंपनी बन जाए, द ऑर्गेनाइजेशन इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड सफिशिएंट ऑटोनॉमी ऑफ दिस इज गिवन टू द ऑपरेटिव लेवल but the government still controls the decision made at the apex level in this a decentralized pattern of man। कहने का मतलब है सबसे ऊपर यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सिवाय बाकी जो भी डिसीजंस है, यानी कि जो सबसे सिग्निफिकेंट डिसीजंस हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे जो हैं डिसेंट्रलाइज कर दिए जाएंगे, उनके अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो वही चीजें यहां पर बताई हैं। उसके बाद आते हैं लीज। लीज पर दे देना, जैसे मैंने आपको बताया था जो हाईवेज बनाए जाते हैं वो लीज पर दिए जाते हैं और वो लीज जो कंपनी है जिसने वो हाईवे बनाए हैं, डेवलप करे हैं, जैसे DLF है या कोई और रियल्टर है जो हाईवेज डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वो उसको लीज के ऊपर जो है 10 साल 5 साल टोल टैक्सेस से अपने जो है पैसे रिकवर कर लेता है। तो उस तरह से काम किया जाता है। उसके बाद आते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चर किया जाता है, फाइनेंशियल और बेसिक रीस्ट्रक्चरिंग होती है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है, अपने आप एक फुल फ्लेज चैप्टर है। आपके सेम 2 के अंदर ये चीजें हम पढ़ाएंगे, तो वो चीज जब पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल के अंदर, अभी के लिए आप जान लीजिए कि कंपनी के अगर फाइनेंशियल यानी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज किया जाएगा तो उसको बोला जाता है फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि उसका अब जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जो उसका मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कैपिटल कितनी है, डेट कितनी है, लोन्स कितने हैं, ये सारी चीजें अगर वहां पर चेंज किए जाएंगी, शेयर होल्डिंग कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, उसको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। दूसरा होता है बेसिक रीस्ट्रक्चरिंग, कहने का मतलब है मैनेजमेंट चेंज कर दी, एम्प्लॉइज चेंज कर दिए, उस तरह की चीजें जो है यहां पर की जाती है। ये हम डिटेल में करेंगे अपने सेम 2 के अंदर, अभी के लिए आप इसको जो है बेसिकली समझ लीजिए। फिर आते हैं ऑपरेशनल मेजर की ऑपरेशंस को किस तरह से चेंज किया जाता है। ग्रांट ऑफ ऑटोनॉमी टू पब्लिक एंटरप्राइजेज इन डिसीजन मेकिंग, ये कुछ मेजर्स दे रखे हैं यहां पर, आपको अब समझ। देखो अगर आपको प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्लियर है, क्या होता है, कैसे कैसे हो सकता है, 3 चीजें हमने यहां पर पढ़ ली हैं। ओनरशिप
देकर, दूसरी चीज रीस्ट्रक्चरिंग कर कर या स्ट्रक्चरल जो चेंज होता है, और तीसरा होता है ऑपरेशन मेजर। तो ये मेजर्स, तो ये चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो आप जो है बाकी चीजें अपने आप रिफ्रेश कर सकते हैं। फ्रीडम टू एक्वायर सर्टेन इनपुट फ्रॉम द मार्केट, तो ये सारी चीजें आपको दी जाती हैं कि जो अब गवर्नमेंट है, कंट्रोल एपेक्स लेवल पर यानी कि सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर गवर्नमेंट का ही रहेगा, बट डे टू डे ऑपरेशंस जो है उसके अंदर जो है चीजें डिसेंट्रलाइज कर दी जाएंगी, उसके अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। जहां से उसको रॉ मटेरियल लेना है वो वहां से लेगा, जहां पर उसको जितना प्राइस बेचना है वो उतने प्राइस पे उसको बेचेगा। तो गवर्नमेंट सिर्फ अब टॉप लेवल जो मेन पोजीशन है ना, जैसे अपने इस तरह के कि भाई डिविडेंड देना है या नहीं देना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेंज करना है नहीं करना, वो डिसीजंस कहां पर आएंगे, ऊपर गवर्नमेंट के। उसके अलावा बाकी जितने भी छोटे डिसीजंस हैं वो कहां जाएंगे, आपके डिसेंट्रलाइज लेवल पर, यानी कि वो जो एम्प्लॉइज हैं या बोर्ड जो मैनेजमेंट है वो खुद ले लेती है, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। अब इंडिया के अंदर क्या इशू है वो देख लेते हैं। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन जुलाई 1991, ये चीज हम ऊपर चैप्टर में पढ़ के आए हैं। emphasized upon the following four major steps, तो 4 स्टेप्स बताए गए हैं जिसके अंदर, किसके अंदर, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर 1991 के अंदर ये आई थी। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8, further reduced to 4 and then to 2, and the introduction of selective competition in reserved area। तो पहले जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड थी इंडस्ट्रीज वो पहले थी 17, ठीक है। उसके अंदर जो हमने अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाले चैप्टर में अगर आप जाएंगे तो आपको ये चीजें अच्छे से पता चलेंगी। फिर वो रिड्यूस कर दी गई 8 पे, फिर वो रिड्यूस करी गई 4 पे, और अब सिर्फ 2 हैं, डिफेंस और एक और है कुछ डिफेंस के अलावा। तो वो चीजें जो हैं अपनी कहाँ रहती हैं, पब्लिक सेक्टर। इन 2 के अंदर जो है आई गेस, हाँ, डिफेंस है और नेशनल सिक्योरिटी है, ये 2 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आपका पब्लिक सेक्टर रिजर्व रहता है, इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दी जाएगी, यानी कि पब्लिक जो गवर्नमेंट है वो अपना स्टेक निकाल लेगी, मतलब अपना शेयर निकाल लेगी और उसको सेल कर देगी किसको, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। वो चीज यहां पर बताई गई है। द पॉलिसी टुवर्ड सिक पब्लिक टू बी सेम एज दैट ऑफ प्राइवेट, तो सिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए पॉलिसीज सेम रखेंगे। एंड इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू एमओ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम के थ्रू जो है यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जाएगी परफॉर्मेंस की। डी रिजर्वेशन की गई, फिर से वही बात, ये देखो ये रहा पहले द रिजर्व सेक्टर्स आर, अब ये है आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, मिनरल स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑर्डर, रेलवे भी अब जो है प्राइवेटाइज हो जाएगा। तो आप ये चीजें आप मान लीजिए कि मेनली ये 2 चीजें हैं अब आपकी, कौन कौन सी, आर्म्स और एटॉमिक एनर्जी, जो प्राइवेटाइज नहीं की जाएगी। तो ये चीजें आपकी क्या रहेंगी, रिजर्व रहेंगी। अमेरिका में अगर आप बात करें तो ये चीजें भी प्राइवेटाइज कर रखी हैं, तो आपको ये चीज आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। वहां पर जैसे जो आपके जो मिलिटेंट्स हैं या जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। सिमिलरली आपके एटॉमिक एनर्जीज के अंदर भी रिसर्च वगैरह है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर सकते हैं। इंडिया के अंदर ये 2 सेक्टर्स तो अभी के लिए फिलहाल पब्लिक के हाथों में ही दिए, मतलब गवर्नमेंट ही इनको कंट्रोल करती है। उसके बाद आते हैं पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स, ये हम सिक यूनिट वाले सिक इंडस्ट्रीज के चैप्टर के अंदर अच्छे से करके आ चुके हैं, ये चीज आप वहां से कवर कर लीजिएगा। यहां पर दोबारा इसके अंदर कुछ दे भी नहीं रखा खास, वो चीज आप वहां से कवर कर लीजिएगा। फिर आते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू, वो देखते हैं ये जो ऊपर दे रखा था। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। द कंसेप्ट ऑफ एमओयू वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1988। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एमओयू वाज टू रिड्यूस द क्वांटम ऑफ कंट्रोल एंड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो क्वांटम ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कितना ज्यादा कंट्रोल है, क्वांटम मतलब क्वांटिटी, कितनी ज्यादा डिग्री लेवल किस चीज का, कंट्रोल का, तो वो डिटरमाइन करना है, वो रिड्यूस करना है, किसका, गवर्नमेंट का। यहां पर किसकी बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की। तो क्वांटम ऑफ कंट्रोल किसका रिड्यूस होगा, गवर्नमेंट का रिड्यूस होगा, और बढ़ेगा किसका, प्राइवेट ओनर्स का। और इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेवारी चीजों को लेकर वो यहां पर बढ़ाई जाएगी। Through MOU, the more autonomy was given to PSUs. It aims at moving the management of public enterprises from the management by control by the management results and objective. तो instead of controlling, instead of जो है प्रोसीजर, वो चेंज किस में किया गया, रिजल्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स को, कि अब कंट्रोल और प्रोसीजर्स नहीं देखने या रूल्स नहीं देखने, अब हमको अपने टारगेट पूरे करने हैं, रिजल्ट्स पूरे करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं, वी हैव टू बी प्रॉफिटेबल, वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनाया। फिर आते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो ये क्या चीजें हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक इज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। ये चीज तो हम तब से पढ़े जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन का मेन मोटिव ही, बैकग्राउंड जो है वो यही था कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, आप सरकारी जो हैं वो देखो, हमारी जो सोच है ना
अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये बात बोलते हुए कि भाई एक बार बस सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बाद तो फिर मौज ही मौज है। ऑफ कोर्स मौज ही मौज है, काम करोगे ही नहीं तुम फिर। तुम मेहनत ही वो एक पेपर को देकर पास कर लो, उसके बाद तुमने पूरी उम्र काम नहीं करना। तुमको ना काम करने की तनख्वाह मिलेगी और तुम्हें काम करना है तो तुम्हें अलग से रिश्वत देनी पड़ेगी। तो ये बहुत गलत अप्रोच है हमारे इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की। ये वही कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो है पब्लिक सेक्टर की वो बहुत सेटिस्फैक्टरी से बहुत दूर है, लोग बहुत परेशान है। क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर ये बात सच ना होती तो आज हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुकी होती। हमारे इंटरनल करप्शन इतना ज्यादा है, इसकी वजह से, किसकी वजह से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की वजह से। जो गवर्नमेंट हर चीज में इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, हर चीज में अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन घुसा देती है, वो चीज जो है, और गवर्नमेंट अपने आप में जो है काफी करप्ट, हर जगह जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ करप्शन निकल आती है। चाहे वो अपनी प्रीवियस गवर्नमेंट है, चाहे वो करंट गवर्नमेंट है, चाहे आगे आने वाली कोई गवर्नमेंट होगी, करप्शन एक इनहेरेंट फीचर है गवर्नमेंट का। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रैप्ट इनटू पब्लिक सेक्टर, यानी कि प्रोडक्शन। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये टॉपिक भी हमने अपने इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के चैप्टर में अच्छे से, इनका पूरा अलग से चैप्टर था। तो ये चीज भी अगर आप वहां से पढ़ के आ रहे हैं तो आपको ये चीज पता होगी। देखिए मैंने आपको सिलेबस एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में कराया जिस ऑर्डर के अंदर आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा कि आप कोई सब्जेक्ट जो है पहले कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट सीरीज में है उनको वैसे ही करिए। सबसे पहले अकाउंटेंसी कीजिए, फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़िए, फिर आपका जो अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स उसको पढ़िए, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़िए, और फिर अपना कंप्यूटर वगैरह पढ़ लीजिए। तो जिस ऑर्डर में आप ये चलेंगे, और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट को तो प्लीज हाथ जोड़कर विनती है साथ साथ ही कीजिएगा। ये तो जो अपने सब्जेक्ट्स हैं ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। जो कुछ कॉन्सेप्ट्स वहां है, कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके यहाँ है, तो चीज ये याद रखना अपनी। The 9 high-performing public enterprises Navratan account for nearly 75% of profit of all public sector enterprises। अब मान लो 200 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, मान लो, ठीक, और उसके अंदर से सिर्फ 9 ऐसी हैं जो 75% प्रॉफिट कमा रही है। तो बाकी 192 यानी 192 एंटरप्राइजेज, 191 एंटरप्राइजेज क्या कर रही हैं भाई? क्या 191 एंटरप्राइजेस का कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? वो सिर्फ 25% के लिए वहां पर बनाई गई है। और उन 25 के अंदर भी 191 को डिवाइड करके देखो, आपको पर पीएसयू देख पता चल जाएगा कितना अर्न कर रही होंगी वो। तो यहां पर ये चीज आपको जो है बहुत क्लियरली फैक्चुअल बेसिस के ऊपर प्रोवाइड की गई है। Most of the others are running in losses. The profitability and return on investment, ROI क्या होता है? Return on investment of profit making unit 2 is very low compared to industry standards। और जो प्रॉफिट कमा रही है उनका भी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, यानी बाकी जो इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो अर्न कर रही हैं उससे काफी कम है। जैसे रिलायंस को देखिए, और दूसरी जगह कोई अपनी नवरत्न देख लीजिए, एनएफएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, वो चीज आप देख लीजिए। एनटीपीसी को तो रिसेंटली कितना जो है अभी आपको पता ही, उनको एग्जाम को लेकर कितना ज्यादा बवाल मचा हुआ है, तो वो चीज अगर आप देख सकते हैं। तो उस तरह की हरकतें ये करते रहते हैं। Price policy of public sector, underutilization of capacity, problem related to planning and construction of project, problem of labor, personal management, lack of autonomy। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दी गई हैं। प्राइसिंग पॉलिसी ठीक नहीं है, कैपेसिटी को अंडर यूटिलाइज किया जाता है, प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, एम्प्लॉयज काम नहीं करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ लेबर, पर्सनल एंड मैनेजमेंट, तो वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। In order to alleviate these problems, the government decided to disinvest stake in PSUs। तो वही चीज है। अब आपने अगर एक यूट्यूबर है अमन धत्तरवाल करके, उनकी एक रिसेंट वीडियो आई थी इसी चीज को लेकर, ठीक है, तो उन्होंने भी ये चीज अपनी वीडियो में बताई थी। अगर आप उनको फॉलो करते हैं, तो नहीं करते तो एक बार जाकर चेकआउट कीजिएगा। तो वहां पर उन्होंने भी यही चीज बताई थी कि भाई उनका जो है बताया गया कि प्राइवेटाइजेशन के बाद जो है अब एम्प्लॉय जो है वो खुद ये बात कह रहे हैं कि पहले खाली बैठे रहते थे, अब दिन भर काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो ये सैलरी वगैरह काट लेते हैं, मेमोज वगैरह दे देते हैं। तो वो चीज देखो, अच्छी चीज है, प्रोडक्टिविटी यहां पर बढ़ रही है, होना चाहिए। Disinvestment connote reducing government stake in public sector। Disinvestment involves the conversion of money claims or securities into money or cash। ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं कि गवर्नमेंट अपना स्टेक निकाल लेती है और उस स्टेक को प्राइवेटाइज कर देती है, यानी कि उसको प्राइवेट ओनर्स को बेच देती है। जो अभी एयर इंडिया के साथ किया, गवर्नमेंट ने अपना सारा स्टेक निकाल लिया, उसको किसने जो है बाय आउट कर लिया? टाटा ग्रुप ने। तो वो चीज की गई। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन, इंप्रूव पब्लिक फाइनेंसेस, कंपटीशन एंड मार्केट डिसिप्लिन, इंप्रूव ग्रोथ, एनकरेज वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप, डीपोलिटिसाइज एसेंशियल सर्विसेज। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बन जाती है। क्यों? देखो, अब उसने अपना शेयर बेच दिया, अब उसकी जो लॉस इनकर कर रहा था, अब लॉस गवर्नमेंट का खत्म,
थी तो वो लॉस मेकिंग, इतना तो फॉर श्योर है, जो पब्लिक सेक्टर थी, क्योंकि अगर प्रॉफिटेबल होती तो गवर्नमेंट अपना स्टेक क्यों बेचती। वो लॉस मेकिंग थी, उसके अंदर रिफॉर्म की जरूरत थी, इसलिए गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बेच दिया। तो गवर्नमेंट ने वो सारा लॉस जो है वो पहले जो खुद इनकर कर रही थी, और वो जो इनकर करने के लिए जो पब्लिक से टैक्सेस रेट बढ़ा के उनसे रिकवर कर रही थी, वो अब खत्म हो गया। पब्लिक फाइनेंस बढ़ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, बेटर प्राइवेटाइज जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो जो है एक प्रोडक्टिव कंपटीशन प्रोवाइड करती हैं लोगों के लिए, ग्रोथ बढ़ती है, ये सारी चीजें यहां पर दी गई है। मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन, क्रिएटिंग न्यू एसेट, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, रिटायरिंग पब्लिक डेट, ये सारी चीजें जो है की गई थी अपनी डिसइन्वेस्टमेंट में। मेथड कौन से हैं? नेट एसेट मेथड है, दिस विल इंडिकेट द नेट एसेट एज शोन इन दी, इट इज शोन हिस्टोरिकल, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट पोजीशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ये कुछ कुछ मेथड्स दे रखे हैं, नॉट सो रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आप इनको पढ़िएगा जरूर, आपको आगे कभी वैसे काम आ सकते हैं। नेट एसेट मेथड है जिसके अंदर आपके जो एसेट्स हैं, जितने आपके बुक वैल्यू पर आ रहे हैं, यानी कि जिन वैल्यू पर आपने उनको खरीदा था, माइनस कर दो उसके अंदर से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो अब तक लगाया है आपके एसेट्स के ऊपर, तो वो जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू के ऊपर अगर आप डिसइन्वेस्ट करते हैं, कि मतलब उस वैल्यू के ऊपर सेल करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? नेट एसेट वैल्यू। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी वैल्यू मेथड की जितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है ये कंपनी, उसके बेसिस पर अगर डिसइन्वेस्टमेंट की जाए, उसके बेसिस पर बेचा जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। उसके बाद आता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, तो कितने कैश फ्लो आ रखे हैं उसको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उसके बेसिस पे जो है डिसइन्वेस्टमेंट की जा सकती है। द फ्यूचर इंक्रीमेंटल आर फोरकास्टेड एंड डिस्काउंटेड इनटू प्रेजेंट वैल्यू बाय अप्लाइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। तो आई होप आपको डिस्काउंटेड का मतलब पता है, नहीं पता तो ये होता है कि फ्यूचर में होने वाली कोई भी अर्निंग, फ्यूचर में होने वाली अगर कोई भी अर्निंग को मैं आज प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करूंगा तो उसको मैं डिस्काउंटेड रेट पे करता हूं। यानी कि देखो, हमने जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो पढ़ा था, ठीक है, तो जब उसके अंदर पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि जो पैसा मुझे कल मिलने वाला है उसकी वैल्यू जो है वो आज मिलने वाले पैसे से कम होगी। तो वही चीज ये कह रहे हैं कि जो फ्यूचर में होने वाली अर्निंग है उसको फ्यूचर के रेट पर ना देखकर आज के रेट पे डिस्काउंट करेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिस्काउंटिंग। वो चीज यहां पर दी गई है। पॉलिसी क्या है? पास्ट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज दी गई हैं, ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलिवेंट नहीं है। मेन आपके लिए क्या था? प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन किस तरह से की जाती है, ऑब्जेक्ट डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाती है, और उनके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो यहां पर आपका फिनिश हो चुका है, ये आपके अंदर जो है कुछ खास इंपॉर्टेंस के नहीं है, ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो प्रेजेंट पॉलिसी वगैरह ये सब कुछ भी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो प्लीज आपके एग्जाम के अंदर क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा व्हाट डिफाइन प्राइवेटाइजेशन, डिफाइन डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, सिमिलरली व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। ये अप्रोचेस दे रखी हैं कुछ, तो ये आपका हो गया है। तो आपका प्राइवेटाइजेशन का चैप्टर यहां पर समाप्त होता है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम रेलिवेंट टॉपिक्स कवर करवा दिए। ये मैं फिर कह रहा हूं आपके लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको वहां पर हिस्ट्री पूछी जाएगी, ना आपके नेट जेआरएफ में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर योर सिलेबस। तो प्लीज जो इंपॉर्टेंट था वो हमने कवर कर लिया। तो अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, ताकि मैं रिविजनरी लेक्चर्स के अंदर उनके ऊपर अलग से फोकस कर सकूं। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिए। हम ये जो है सिलेबस अपना इस वीक के अंदर पूरा कर देंगे, उसके बाद आपके PYQs आ जाएंगे, उसके बाद आपके रिविजनरी लेक्चर्स। आपके एग्जाम जो है वो मार्च के मिड के अराउंड जो है एंटीसिपेट किए जा रहे हैं, तो उससे पहले मैं आशा कर रहा हूं आप ये सारे लेक्चर्स एक एक बार देख लेंगे, 2 बार देखिए, कितनी बार भी देखिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो इनका इस्तेमाल कीजिए अपने हिसाब से। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।